तो मैं ना आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी भी बोलते हैं। आईटीसी सिंपल सा मतलब है इसका, सुनो क्या है। हम लोग जब कुछ परचेस करते हैं, हम मान लो कोई डीलर है, डीलर, हम कौन है, डीलर है। हमने कुछ परचेस किया, तो मान लो 1 लाख रुपए का माल खरीदा, उसके ऊपर 12% जीएसटी जुड़ेगा, तो कितना जुड़ेगा, 12,000। तो टोटल हमने कितना रुपए पे करेंगे, सामने वाले को 1,12,000 पे करेंगे। अब जब हम उस माल को सेल करेंगे किसी को, तो इसको मान लो अपन बेचेंगे 1,50,000। तो फिर 12% जीएसटी लगाएंगे तो कितना लगेगा, 18,000। टोटल कितने में माल बिकेगा, वो 1,68,000 में। तो जब हम इस भाई की बात करेंगे, ये कौन है, एक डीलर है, डीलर। तो कोई भी डीलर होता है ना, उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। इसने खरीदते समय कितने का जीएसटी पे किया है ऑलरेडी, लेकिन इसने बेचते समय कितना जीएसटी लगा के बेचा है सामने वाले को। तो मतलब ये वाला जो जीएसटी है ना, जो उसने सेल पर लगा के बेचा है, उसको बोलते हैं अपन आउटपुट जीएसटी। कौन सा जीएसटी बोलते हैं। और जो खरीदते समय उसने ऑलरेडी दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। मतलब कुछ भी खरीदते हैं हम, उसमें जो जीएसटी जुड़ के आता है, तो हम जो पे करते हैं सामने वाले को, जीएसटी जोड़ के पे करते हैं, तो वो वाला जीएसटी क्या कहलाता है हमारे लिए, इनपुट जीएसटी। और जब हम बेचते हैं तो बिल में जीएसटी जोड़ के बेचते हैं, तो वो वाला जीएसटी क्या कहलाता है हमारे लिए, आउटपुट जीएसटी कहलाता है। तो जब इसके ऊपर बात आएगी कि जीएसटी पे करने की, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखोगे आउटपुट जीएसटी कितना रुपए, आउटपुट जीएसटी 18,000 रुपए। अब बताओ, ये 1.5 लाख के माल में ये 1 लाख जुड़ा हुआ था कि नहीं जुड़ा हुआ था, उसी का ही तो रेट बढ़ा है। मतलब इसने अपने एंड पे कितना वैल्यू एडिशन किया है, अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलोगे, इसने कितना वैल्यू ऐड किया है, 50,000 रुपए वैल्यू ऐड किया है। तो इसके ऊपर जीएसटी भी आएगा ना, तो जितना इसने वैल्यू एडिशन किया उसी के ऊपर ही जीएसटी बनेगा इसके ऊपर। तो कैसे निकलता है, इसका आउटपुट जीएसटी कितना था, 18,000 था, माइनस इसका इनपुट जीएसटी कितना है, तो जो बचेगा कितना बचेगा, ये इसका रहेगा जीएसटी पेएबल। मतलब गवर्नमेंट को ये कितना जीएसटी पटाएगा, 6,000 रुपये पटाएगा। अब 6,000 दूसरे तरीके से भी आ सकता है। अब 50,000 जो वैल्यू एडिशन हुआ है ना, उसका 12% निकालो तो भी कितना आएगा, 6,000 ही आएगा। लेकिन उसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं हम, आउटपुट माइनस इनपुट करके करते हैं। ये जनरल रूल है। जनरल रूल मतलब समझते हो ना, बेचते समय जो भी जीएसटी हमने लगाया, उसमें से खरीदते समय जो भी जीएसटी हमने पटाया, ये दोनों को इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये वाले जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। ये वाले को क्या बोलते हैं, आउटपुट। ये इनपुट को जब आउटपुट में माइनस करते हैं ना, तो इसको इस चीज को बोलते हैं हम इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले रहे, क्या कर रहे, इनपुट टैक्स का क्रेडिट। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता नहीं है। नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, आउटपुट जीएसटी में हम इनपुट जीएसटी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हमको ये इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो एक एक करके अपन ये पॉइंट पढ़ते जाएंगे। क्या लिखा हेडिंग में पढ़ो, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होगा। मैं आपको इसका एक समरी प्रोवाइड करूंगा और इसका हिंदी में भी लिखा हुआ दूंगा। बस अभी पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को, कोई बहुत बड़ा कठिन टॉपिक नहीं है। अ पर्सन कैन नॉट टेक आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स लॉस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ। In addition, ITC with respect of goods given as free sample are also not allowed. लिखते जा रहा हूं,
इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। पहला, इफ गुड्स आर, पहला क्या था, लॉस्ट, दूसरा क्या था, स्टोलन, तीसरा क्या था, डिस्ट्रॉयड या रिटर्न ऑफ, गिवन एज फ्री सैंपल और ड्राइंग्स। ड्राइंग्स नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, उसका वर्ड चेंज कर रहा हूं, withdrawn फॉर पर्सनल यूज। तो अब आपस से पढ़ो इसको क्या लिखा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। कब अलाउड नहीं होगा, इफ गुड्स आर लॉस्ट, स्टोलन मतलब चोरी हो गया, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, अब रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ, या गिवन एज फ्री सैंपल और विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये कुछ कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन अगर आपके बिजनेस में बैठ रही है और इन गुड्स को खरीदते समय, भाई आपके पास गुड्स, नुकसान कब होगा, जब आप खरीद के लाए, आपके गोडाउन में पड़ा है, आग लग गई, माल जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया, माल गोडाउन में पड़ा है, चोरी हो गया। रिटर्न ऑफ मतलब क्या समझते हो, रिटर्न ऑफ अपलिखित करना, हिंदी में बोलते हैं अपलिखित करना, रिटर्न ऑफ, इसे क्या समझते हो, महिमा, गुड्स का राइट ऑफ हो गया गुड्स। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती कि हम कोई बिजनेस चला रहे हैं और वो माल लंबे समय तक बिका ही नहीं, पड़ा हुआ है, हमारा स्टॉक बन के रह गए, बेचना चाहते हैं तो भी नहीं बिक रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे गुड्स को 2-4 साल देखा जाता है, उसके बाद इसको राइट ऑफ कर देते, नुकसान मान लेते। राइट ऑफ करना मतलब रिटर्न ऑफ एज लॉस, नहीं बिक रहा है भाई वो माल। जैसे मोबाइल दुकान वाले लोग का अगर मैं बोलूं, 3G मोबाइल लेके रखे थे, स्टॉक में पड़ा हुआ है तो पड़ा ही चुआ है। अब आज के जमाने में 4G आ गया, 4G के बाद 5G आ गया। अब आप दुकान में जाओगे माल खरीदने, मोबाइल खरीदने, तो आप 3G मोबाइल खरीद के लाओगे, नहीं लाओगे, कौन सा लाओगे अभी जो टेक्नोलॉजी। लेकिन वो बेचारे दुकान वाले के पास तो पड़ा हुआ है ना वो मोबाइल, कंपनी को वापस देना चाह रहा है तो ले नहीं रही है कंपनी, तुम खरीदे तुम्हारी टेंशन। तो वो भाई क्या करेगा, उसको राइट ऑफ मान लेगा। राइट ऑफ करना मतलब अपलिखित कर देगा, क्या मान के, मेरा नुकसान हो गया। तो कुल मिला के गुड्स का क्या हो रहा है, नुकसान ही तो हो रहा है। अब आग नहीं लगी है बस उसके यहाँ पे, लेकिन नुकसान तो हो गया ना, पड़े पड़े ना, वो खुद भी नहीं चला सकता वो। तो किसी भी कारण से गुड्स का, अब अगर पांचों सिचुएशन को देखोगे ना, आप अगर गुड्स को बेचने जाओगे ना तभी आप इनपुट ले सकते हो। अगर मैं ऐसा इसकी समरी बोलूं, भाई आपने गुड्स खरीदा है तो आप बेचोगे ना, तभी आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर इनपुट ले सकते हो। यहां पर ये कुछ कुछ कंडीशन लिखी, यहाँ पे माल बिक रहा है क्या हमारा, लॉस्ट हो गया तो बेच पाओगे नहीं, स्टोल हो जाएगा मतलब चोरी हो जाएगी तो बेच पाओगे क्या, नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो भी नहीं बेच पाओगे। आपका माल बिक ही नहीं रहा करके आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, आपने उसको फ्री में बांट दिया लोगों को, या फिर आपने क्या कर दिया, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गए। ये कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर गुड्स को हमने ये काम किया तो इसका अपन ने क्या किया, सेल नहीं किया। सेल नहीं किया इसलिए वो इसका जो इनपुट होगा उसका क्रेडिट आप अलाउ नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात। तो ये पहले नंबर के पॉइंट में यही लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, a registered person cannot get ITC with respect of goods or services used for construction of a building for business purpose। क्या समझ में आया, मान लो आप एक कपड़े के व्यापारी हो, काहे के व्यापारी हो, कपड़े के व्यापारी हो। तो अब आपने अपनी दुकान को बड़ा करने के लिए एक तो बिल्डिंग बनवा ली। मतलब बिल्डिंग कौन सी है, बिल्डिंग है, रहने वाली बिल्डिंग नहीं है ये बिल्डिंग का यूज कहां हो रहा है, मतलब शॉप मान लो। अब ये बिल्डिंग आपने बनवाई नहीं, इसको आप कहां यूज करने वाले हो, अपने बिजनेस में।
तो इस बिल्डिंग को बनवाने के लिए आप दुनिया भर का गुड्स और सर्विस लिए होगे कि नहीं लिए होगे, बताओ मेरे को। गुड्स और सर्विस लिए होंगे आप। तो इस गुड्स और सर्विस को जब खरीदे होंगे तो इसमें आपने टैक्स जीएसटी पे किया होगा कि नहीं किया होगा। सीमेंट लिए होंगे तो जीएसटी का पेमेंट हुआ होगा, छड़ लिए होंगे तो हुआ होगा, है ना। आर्किटेक्ट ने अपना डिजाइन बना के दिया होगा, तो फिर पेंट वेंट लगा होगा बिल्डिंग में। मतलब दुनिया भर का मटेरियल जो भी बिल्डिंग बनाने में लगता है, दुनिया भर की सर्विसेज जो भी बिल्डिंग बनाने में लगती है, आपने उसमें समय समय पर जीएसटी पे किया होगा। तो वो जीएसटी आपने कुछ खरीदने के लिए लिया है। तो अब आप जब कपड़ा दुकान चालू कर दोगे तो यहाँ पे कपड़ा बेचोगे कि नहीं। तो जब बिल में जीएसटी जोड़ोगे तो यहां पर जो पटाया हुआ जीएसटी इसमें इनपुट के नाम से माइनस करोगे क्या। नॉट अलाउड, अलाउड नहीं। समझ में आ गई बात। बस वही चीज है यहां पर लिखी हुई है। तो पॉइंट नंबर 2 लिख दूं यहां पर। इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड इन construction of building if goods and services are used in construction of building for building which construction of बिजनेस बिल्डिंग। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। अगर गुड्स और सर्विस आपने ऐसी बिल्डिंग के लिए खरीदा है जो आप बिजनेस में यूज करने वाले हो, तो उस बिल्डिंग के ऊपर जो भी गुड्स और सर्विस में जीएसटी आपने पे किया होगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सेकंड नंबर का पॉइंट हो गया। चलो थर्ड नंबर पर आ जाओ। थर्ड नंबर पर आ जाओ। टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। देखो क्या होता है समझना। जीएसटी जो होता है ना, जीएसटी, इसमें अपने आप को जिन लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जैसे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो क्या, अभी नहीं हो, तो आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका एक नाम रख दिया जाएगा, क्या, डीलर। आप क्या बन जाओगे, डीलर। या फिर उसको अपन एक नाम और दे सकते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटी में जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डीलर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन। तो 2-3 टाइप के डीलर का रजिस्ट्रेशन होता है। तो अपन अभी 2 टाइप के डीलर की बात करेंगे। एक होता है कंपोजिशन डीलर और दूसरा होता है रेगुलर डीलर। एक क्या होता है, रेगुलर डीलर, और दूसरा होता है कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर। रेगुलर डीलर का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल डीलर। एक नॉर्मल डीलर जो माल खरीदता है, माल बेचता है, ये काम करते रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल डीलर। लेकिन कंपोजिशन डीलर किसको बोलेंगे, क्या होता है, जीएसटी का हिसाब किताब रखने के लिए आपको अपने बिजनेस का बहुत सारा मतलब अकाउंटिंग करवाना पड़ता है। और अकाउंटिंग कौन करता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके यहाँ अकाउंटिंग करने कौन आएगा, कौन आएगा, अकाउंटेंट आएगा। अकाउंटेंट आएगा। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, आपके पूरे फर्म की अकाउंटिंग करेगा, जीएसटी का पूरा जो भी हिसाब किताब है वो रखेगा। तो आपसे मोटी तगड़ी सैलरी ले लेगा वो। फिर सीए अपना जीएसटी का रिटर्न डालने का अलग पैसा लेगा। मतलब ये पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा रखने के लिए एक छोटे व्यापारी के लिए बर्डन है कि नहीं। बड़ा व्यापारी है तो वो क्या कर सकता है, सब खर्चा उठा लेगा। लेकिन छोटा व्यापारी है ना, तो उसके साथ ये दिक्कत आएगी। तो डिपार्टमेंट ने छोटे व्यापारियों के लिए एक स्कीम निकाली, कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं। कौन सी स्कीम बोलते हैं, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, उनको बोलते हैं भाई आपको ज्यादा हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। आप बस एक अनुमानित आधार पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे आप अपना जो भी सेल है उसका कितना % जीएसटी पटा दो,
1% जीएसटी पटा दो हमको, बाकी आपसे आपके यहाँ हम हिसाब किताब भी मांगने नहीं आएंगे। लेकिन कंपोजिशन स्कीम किसके लिए बनाई गई है? स्मॉल डीलर के लिए। तो बस इतना याद रखना, रेगुलर डीलर जो है ना अपने बिल में जीएसटी जोड़ सकता है। क्या जोड़ सकता है? मतलब आप किसी से भी अगर इनवॉइस लेते हो और उसमें जीएसटी अलग से जुड़ा हुआ है तो मतलब वो कौन सा डीलर कहलाएगा? रेगुलर। लेकिन कंपोजिशन डीलर लोगों को अलाउड नहीं है जीएसटी जोड़ना अलग से। तो इसलिए ना कंपोजिशन डीलर जो होता है ना सप्लाई चेन को तोड़ देता है। कंपोजिशन डीलर क्या करता है? सप्लाई चेन को तोड़ देता है। कैसे? इसका एक एग्जांपल लेते, सुनो। जैसे मान लो एक काम करते हैं, आप लोग बस इतना ही अभी याद रखो, क्योंकि मैं एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, कंपोजिशन स्कीम। तो यहां पर अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में घुस जाऊंगा ना तो इस चैप्टर की अहमियत कम हो जाएगी। फिर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? आईटीसी पढ़ रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? आईटीसी। तो अब मैं यहाँ पर कंपोजिशन वाले पॉइंट को ज्यादा खींच तान दूंगा ना तो आप लोग है ना अगले चैप्टर में फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो अभी बस इतना याद रखो, इफ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम किससे? कंपोजिशन डीलर। बस इतना याद रखो, दो प्रकार के डीलर होते हैं, एक होता है नॉर्मल डीलर मतलब रेगुलर डीलर, और दूसरा होता है कंपोजिशन डीलर। अगर आप कंपोजिशन डीलर से माल खरीदते हो तो आपको क्या नहीं मिलेगा? इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इतना बस याद रखो। फिर कंपोजिशन डीलर क्या होता है? एक छोटा व्यापारी होता है, ऐसा मान के चलो। छोटा व्यापारी किसको बोलते हैं? जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर रहता है। बाकी फिर अपन इसके बारे में ज्यादा जानकारी कंपोजिशन स्कीम पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। क्लियर है? बस अभी इतना याद रखो, कंपोजिशन डीलर से माल खरीदने पे इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट समझ में आए कि इसमें अभी भी कोई डाउट है? आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नो आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल। नो आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल कैन नॉट बी अवेल्ड however if the taxable person is in the business of transport of passenger or goods or is providing the service of imparting on motor vehicles। यहां पर नो वर्ड नहीं आना था। इसका मतलब क्या? सुनो, मोटर व्हीकल का मतलब समझते हो ना? मोटर व्हीकल मतलब समझते हो ना? गाड़ी घोड़ा। मेरा एक क्लाइंट है जिसका किराने का काम है। काहे का काम है? किराने का। अब वो क्या करता है? वो है यहाँ का नहीं, वो कहाँ का? गरियाबंद का है। कहाँ का है? गरियाबंद का। अब गरियाबंद वाला जो पूरी खरीदी कहाँ से करता है? रायपुर से। तो हर हफ्ते गुरुवार को गाड़ी आती है उसकी यहाँ पे रायपुर। आज गुरुवार है ना, आज पक्का एक ट्रक आया होगा, डूमर तरी मार्केट में खड़ा होगा उसका गाड़ी, पक्का हर हफ्ते आता है गाड़ी उसका। तो ट्रक इसलिए आती है उसकी क्योंकि भाई क्या हो रहा था, शुरू शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किए थे ना तो दूसरे की गाड़ी किराए में लेते थे, तो दुनिया भर का भाड़ा चार्ज कर लेता था, तो उसका प्रॉफिट बचता नहीं था कुछ, पूरा पैसा ट्रक वाले को दे देना पड़ता था। तो अब वो भाई ने क्या दिमाग लगा, एक काम करता हूँ मैं ही अपनी एक ट्रक खरीद लेता हूँ, ताकि मेरा जो सामान है कम से कम मेरा तो काम कर लूं, दूसरे को वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं देता है, दूसरे के लिए उसकी गाड़ी नहीं चलती, सिर्फ अपने ही बिजनेस के सामान को लाने ले जाने के लिए उसकी गाड़ी काम आती है। तो उसने एक ट्रक खरीदा और उस ट्रांसपोर्ट का सर्विस नहीं वो करता है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं है उसका। अब ट्रक जब खरीदा ना तो उसके ट्रक में 2 लाख रुपए का जीएसटी जुड़ के आया। कितना जीएसटी जुड़ा? तो इनपुट जीएसटी हुआ कि नहीं? अब जब वो किराने का माल बेचेगा, तो ट्रक में लगा हुआ जीएसटी का पेमेंट का इनपुट का यहाँ पे माइनस कर सकता है क्या? नहीं। वो अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का बिजनेस करता, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का बिजनेस करता, जैसे मेरा एक क्लाइंट और है सिद्धि विनायक बस, सुने हो? सिद्धि विनायक बस सर्विसेज, वो मेरा ही क्लाइंट है।
तो उसकी है ना कम से कम उसके नाम से 8-9 बस है और मैडम के नाम से उसके कम से कम 4 बस है, मतलब टोटल 12 बस चलाते हैं उन लोग। तो 12 बस चलाते हैं तो काहे का काम कर रहे हैं वो? पैसेंजर का। तो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। या फिर एक कैब वाले होते, कैब वाले जानते हो? अब कैब वाला भी, जैसे ओला और उबर बस जानते हो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा रैपिडो जानते हो। मालूम, प्राइवेट कैब भी चलते हैं जो नाम पब्लिकली अवेलेबल नहीं है लेकिन चलते हैं, कैब सर्विस चलती है। तो उसमें भी मेरा एक क्लाइंट है, मैग्नेटो मॉल में ऑफिस है उसका। तो वो भैया क्या किए, उनके नाम से कुछ है ना 12-15 ठोक स्विफ्ट कारें हैं, स्विफ्ट डिजायर। वो पब्लिक को क्या करती है, ऑन फोन सर्विस देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने का। तो इन लोग क्या काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का काम कर रहे हैं। तो इन लोग अपने लिए आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो लग के आ रहा है उसमें। बाकी इन लोग नहीं कर सकते। किन लोग? जो गाड़ी का यूज अपने लिए कर रहे हैं। समझे मेरी बात को? इन लोग आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते। इफ आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल कैन नॉट बी टेकन या अलाउड, कैन नॉट वर्ड हटा रहा हूं, इज नॉट अलाउड इफ मोटर एक मिनट रुक जाओ, वर्डिंग थोड़ी सी मेरे को सेट करने दो। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है। ऑन मोटर व्हीकल परचेज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। ऊपर पूरा लाइन को ऐसे पढ़ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड ऑन मोटर व्हीकल परचेज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। हाउएवर इफ द बिजनेस इज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, बिजनेस का है, गुड्स के ट्रांसपोर्ट का या पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट का, तो उस केस में डीलर क्या कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है उस मोटर व्हीकल पर। क्लियर है? आगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। ITC is not admissible if depreciation claimed on tax component where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital asset and plant and machinery under the provision of the Income Tax Act 1961. The input tax credit on said component shall not be allowed. क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया?
ये कब समझ में आएगा मालूम है? नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी। देखो, दो तरीका होता है, सुनना ध्यान से। अकाउंटिंग करने के अलग अलग अप्रोच होते हैं। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्चुअल है भाई। अकाउंटिंग करने के दो अलग अलग अप्रोच होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों को डेप्रिसिएशन पता है ना क्या होता है? ये भूल गए? सर 11वीं में पढ़े थे, फिर फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उसके बाद अब 2 साल से ऊपर हो गया। सुनो सुनो सुनो, कुछ लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं। मान लो, ये मैंने एक स्क्रीन खरीदी अपने क्लास के लिए। क्या किया? स्क्रीन खरीदा। स्क्रीन की कॉस्ट है 2 लाख रुपए। स्क्रीन कितने की है? 2 लाख रुपए की, प्लस इसमें मैं 12% जीएसटी दे रहा हूं, तो मतलब कितना रुपए? 24 लाख रुपए। तो कितना हो जाएगा? 2,24,000 रुपए हो जाएगा। तो अब ये स्क्रीन मेरे लिए क्या है? एसेट है कि नहीं है? तो मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, बैलेंस शीट जब मैं क्या बनाऊंगा, तो यहां पर स्क्रीन लिखूंगा मैं, इसका वैल्यू कितना लिखूंगा मैं? 2,24,000। मतलब यहाँ पे अपने बैलेंस शीट में मैंने किस रुपए पर रिकॉर्ड किया उस स्क्रीन को? 2 लाख के ऊपर रिकॉर्ड किया कि 2,24,000 के ऊपर रिकॉर्ड? तो जब अब मैं पीएल अकाउंट बनाऊंगा, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो यहां पर मैं डेप्रीसिएशन जब लूंगा, तो डेप्रीसिएशन किस पर निकालूंगा मैं? 224 के ऊपर निकालूंगा, 224 पर निकालूंगा। ये एक तरीका है अकाउंटिंग करने का। कुछ लोग इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है? किस तरीके से? बैलेंस शीट में क्या रुपए में रिकॉर्ड किए उसको? 2,24,000 के ऊपर, और डेप्रीसिएशन जो है वो किसके ऊपर निकलेगा? 224 पर। मतलब यहां पर डेप्रीसिएशन जो है जीएसटी की भी अमाउंट के ऊपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बताओ। 2 लाख के ऊपर निकल रहा है। 2 लाख तो स्क्रीन की वैल्यू है, और 24,000 का है जीएसटी है। तो डेप्रीसिएशन जो निकला है वो स्क्रीन की वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों पे निकल गया है। और कुछ लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं, 2 लाख की स्क्रीन खरीदा मैं, जीएसटी लगा है 24,000 का, कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी तो लगेगा ही। स्क्रीन मेरे को कितने की पड़ी? 2,24,000 की। लेकिन मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो बैलेंस शीट में यहां पर स्क्रीन लिखूंगा कितने की मालूम है? 2 लाख रुपए की। और जब मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊंगा, तो वहां पर जो डेप्रीसिएशन लगाऊंगा वो किसके ऊपर लगाऊंगा मैं? 2 लाख पर लगाऊंगा। समझ में आई बात? तो अगर कोई व्यापारी इस तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, किस तरीके से? पहला वाला तरीका, जीएसटी जोड़ के रिकॉर्ड करता है, तो उस केस में आप उसके ऊपर जो भी इनपुट लगा है ना, उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। समझे मेरी बात को? ये वाले केस में आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस वाले केस में आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। समझे मेरी बात? तो अब यहां पर है ना, जो वो लिखा है ना, ये 5 लाइन के अंदर लिखा है ना, वो वही बात लिखी है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे उसको। एक बार वापस पढ़ो क्या लिखा है। नहीं, अब समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल, एडमिसिबल मतलब अलाउड। आईटीसी इज नॉट अलाउड इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट। मतलब डेप्रिसिएशन किसके ऊपर ले लिया गया है? जीएसटी के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लिए, तो जीएसटी के ऊपर डेप्रिसिएशन इधर कैलकुलेट हुआ है कि उधर हुआ है? इधर। तो उस केस में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अब आगे की 4 लाइन जो लिखी हुई है ना, इसको आप क्या करो? भूल जाओ। ठीक है? ये फर्स्ट लाइन अगर समझ गए, मतलब अपनी बात यहीं पे पूरी हो गई। तो लिख दूं है पॉइंट में, इफ depreciation is claimed on
एज इट इज लिख देता हूँ, टेक्स्ट कंपोनेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, समरी दूंगा, ये समरी हो गई है रेडी, आपके क्लास में ही रेडी करवा दिया। हिंदी वाला जो पोर्शन है मैं जब टाइप करके दूंगा ना, तो आपको उसमें हिंदी वाला भी वह ऐप में मिल जाएगा, ठीक है आप लोगों को। और ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये बुक का स्क्रीनशॉट मैंने लेके यहाँ पे रख दिया है, और ये वाला मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कल को काम आ जाएगा देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो मैं आज की क्लास में इतना ही करा रहा हूँ, कल की क्लास में अपन आईटीसी के क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। और कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है।